सो नेक्स्ट इज फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। देखो तो अब ये जो चीज़ है आपको बेसिक्स बतानी चाहिए 9th क्लास की, मैंने अगेन आपसे कहा था, अदरवाइज ये चैप्टर आपको समझ नहीं आने वाला। तो देखो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपने पढ़ा था, देखो इसके अंदर अपने पढ़ा था कि सब यहाँ पर एक राजा था, ठीक है, फ्रांस के अंदर। अब वो राजा बनता है 20 साल की उम्र में, तो उसकी शादी हो जाती है, तो वो बहुत खर्चा करता था। ऑलरेडी उसको जो यहाँ पर खजाना मिला वो खाली मिला। क्यों मिला था? क्योंकि उसने अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी थी, तो उन्होंने मतलब फ्रांस वालों ने उनको कंट्रीब्यूट किया था। तो वॉर का मतलब क्या है कि आपका पूरा पैसा लग जाएगा, तो इन्होंने अपना पैसा लगा दिया ब्रिटेन से अमेरिका को छुड़वाने के चक्कर में। और उसके चक्कर क्या हुआ कि यहाँ पर जो है लोगों की महंगाई बढ़ गई, लोगों के पास पैसा नहीं रहा, टैक्सेस बढ़ा दिए गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी? प्रॉब्लम ये आ रही थी कि देखो टैक्स जो था वो यहाँ पर सिर्फ ये वाला जो था थर्ड एस्टेट ये टैक्स देता था, ठीक है, तो ये टैक्स देता था। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि ऑलरेडी ये गरीब चल रहे थे, ठीक है, ऑलरेडी ये गरीब चल रहे थे। तो यहाँ पर ऑल अगर आप इनमें पैसा लगाओगे तो लोग विद्रोह कर देंगे। तो एक व्यक्ति को या एक ग्रुप को आप एक लिमिट तक पुश करोगे तो ठीक है, एक लिमिट के बाद कोई आपकी सुनेगा नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये लोग विद्रोह कर देते राजा के खिलाफ, ठीक है, और यहाँ पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया था। फिर ये यहाँ पर जो है धीरे धीरे हमने देखा था किस तरह से यहाँ पर एस्टेट जनरल बनती है, नेशनल असेंबली बनती है, ठीक है, फिर वो यहाँ पर एक सरकार बनाते हैं, फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, फिर वो चलता नहीं है तो शायद दूसरा बनाते हैं। 1791 का पढ़ा था आपने, है ना, वो सब चीज़ें हुई थी 70। फिर यहाँ पर एक अपना बीच में और भी कई सारे कैरेक्टर्स आते हैं। फिर यहाँ पर मतलब इस तरह से फ्रेंच का रिवॉल्यूशन होता है। फिर यहाँ से लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये 3 कॉन्सेप्ट यहाँ पर दुनिया को इसने दिए फ्रांस के रिवॉल्यूशन ने, ठीक है। कब हुआ था? ये 1789 के अंदर हुआ था, ठीक है। उसके बाद कुछ लोगों ने यहाँ पर कई सारे चेंजेस करे थे, वो चेंजेस जो है यहाँ पर अप्लाई करे। तो यहाँ पर जब अप्लाई करे तो उसका कुछ फ़ायदा हुआ। जब उसका कुछ फ़ायदा हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो सारे फ़ायदे यूरोप के लोगों को मालूम चले, और यहाँ पर फिर कई सारे क्लब्स बने, और उस क्लब्स के थ्रू क्या हुआ कि ये जो आइडियाज़ हैं फैलने लगे। तो यहाँ पर लोगों को लगा कि यार फ्रांस की जो व्यवस्था है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो हमारे देश में भी लागू होना चाहिए। तो यहाँ पर एक भूमि तैयार हुई, जिसके कारण लोगों ने फ्रांस की आर्मीज़ को वेलकम किया कि यस आप आइए और इस मोनार्की सिस्टम से हमको आज़ाद करवाइए, इस सर्फडम सिस्टम से हमको आज़ाद करवाइए, ठीक है। तो शुरू के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर जो फ्रांस की आर्मी है जब वो दूसरे देश में पहुँचती है, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट के अंदर, तो लोग उनका वेलकम करते हैं। लेकिन एक नेपोलियन ने गलती कर दी, उसने मतलब बहुत अच्छे काम किए, पता ना कि आपने बहुत अच्छे काम किए, एक गलती कर दी, वो एक गलती लोग पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो फ्रांस के अंदर जो नेपोलियन आया था उसने एक गलती करी। गलती क्या करी कि उसने मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स बहुत अच्छे करे, लेकिन उसने डेमोक्रेसी खत्म कर दिया। तो यहाँ पर ऑटोक्रेसी स्टैब्लिश कर दी। तो ये प्रॉब्लम हो गई, मोनार्की स्टैब्लिश कर ली, राजा घोषित कर दिया खुद को। तो दिस वॉज अ सेटबैक फॉर दिस नेपोलियन, राइट। अदरवाइज उसने काफ़ी अच्छे चेंजेस किए, और कुछ चेंजेस जो हैं आगे भी इन्होंने जारी रखे पूरे यूरोप वालों ने, ठीक है। तो वो सारी बातें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो ये पहला टॉपिक क्या है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, मतलब कि फ्रांस का जो रिवॉल्यूशन होता है और नेशन का जो आइडिया है वो क्या है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब होता है? पहला सवाल आपसे फिर से पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर, 1789 के अंदर होता है, ठीक है। तो फ्रांस वॉज फुल स्टेट टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्क। तो यहाँ पर ओल्ड रिजाइम आपने वर्ड पढ़ा था एक पीछे 9th क्लास के अंदर, ओल्ड रिजाइम क्या होता है, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम जहाँ पर 1789 से जो पहले जो सिस्टम थे उसको हम ओल्ड रिजाइम के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखो द पॉलिटिकल एंड द कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस। अब एब्सोल्यूट मोनार्की क्या होता है, एक वर्ड और आता है अपने पास यहाँ पर, एक मिनट रुक जाओ। देखो यहाँ पर क्या कहता है कि फ्रांस जो था 1789 से पहले फुल फ्लैश टेरिटोरियल स्टेट था, और इसमें रूल कौन कर रहा था? एब्सोल्यूट मोनार्क। मतलब मोनार्क मतलब समझ आ गया, राजा का बेटा राजा, और एब्सोल्यूट मतलब अभी बताया मैंने आपको कि जिसके पास कोई रेस्ट्रेंट नहीं हो। ये देखो ये रहा, ठीक है, एब्सोल्यूट मतलब समझा ना, तो यही हो गया एब्सोल्यूट, ठीक है। मतलब जिसकी पावर के पास, पावर के अंदर कोई भी रेस्ट्रेंट नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मोनार्क, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, मतलब यहाँ का जो राजा था उसकी शक्तियाँ अनियंत्रित थी, कोई भी इसको नियंत्रण नहीं कर सकता था। तो दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मोनार्क। तो पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल, अब यहाँ पर फ्रांस के अंदर रिवोल्यूशन होता है तो इसकी राजनीतिक पॉलिटिकल चेंजेस आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज आता है, मतलब नया संविधान लिखा जाएगा। संविधान भी कई बार लिखा गया, 2 बार लिखा गया, 1791 में लिखा गया, फिर बाद में और लिखा गया। तो संविधान के अंदर चेंजेस आते हैं, तो इसके कारण क्या हुआ, लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हो गई, लोगों की सोसाइटी चेंज होने लग गई, ठीक है, सोशल ऑर्डर भी चेंज होने लग गया। ये सारे चेंजेस यहाँ पर जब होते हैं और इसके कुछ फायदे हुए, मॉनेटरी बेनिफिट्स हुए, ठीक है, वो फायदे जो हैं लोगों को जब मालूम चले तब यहाँ पर ये चीज़ें पूरे यूरोप के अंदर डेवलप हो जाती है। तो पॉलिटिकल एंड द कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण जो पॉलिटिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए
उससे क्या हुआ कि यहाँ पर सोवरेनिटी का ट्रांसफर हो गया, किसके, फ्रॉम द मोनार्की टू द बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। मतलब यहाँ पर मोनार्की का शासन था, जो यहाँ पर सोवरेनिटी थी, मतलब जो राज था वो मोनार्की का था, राजा का बेटा राजा वाला सिस्टम, मतलब राजा का राज था। ये जो राज था वो यहाँ से शिफ्ट हो गया किसके पास, बॉडी ऑफ सिटीजन्स के बीच, ठीक है, बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। मतलब फ्रांस के नागरिकों के पास पावर ट्रांसफर हो रही है। कहने का मतलब इजी भाषा में अगर आप समझो तो ये चीज़ है कि यहाँ पर सिस्टम पावर जो है वो किसके पास ट्रांसफर हो रही है। एक सेकंड, देखो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशन चेंज के कारण जो ट्रांसफर है पावर का होता है मोनार्की से फ्रेंच सिटीजन के पास। सो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस। अब शुरुआत से ही फ्रांस के जो रिवॉल्यूशनरीज थे जिन्होंने फ्रांस के अंदर चेंजेस लाने की कोशिश करी थी, उन्होंने कई सारे जो है यहाँ पर चेंजेस करने की कोशिश करी मेजर्स और प्रैक्टिसेस के अंदर। जैसे इन्होंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स लिखे। अभी आपका सवाल बनेगा कि व्हाट चेंजेस वर इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज आफ्टर दिस फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो वो आपको बताने पड़ेंगे। तो आपको ये आंसर्स पूरे लिखने पड़ेंगे, मैं आपको बता दूंगा कहाँ से कहाँ तक लिखना है। तो पहला चीज़ यहाँ से शुरू होती है कि यहाँ पर ये आइडिया लेके आए सिटीजनशिप का, फादरलैंड का। हमारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट है मदरलैंड का, मातृभूमि का। इनकी यहाँ पर कॉन्सेप्ट है पितृभूमि का। तो ये लाभ पैट्री ये जो लेके आए, द फादरलैंड का कॉन्सेप्ट लेके आए। दूसरा लॉ सिटीजन यानी कि सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट लेके आए। मतलब आप एक देश के नागरिक हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि आप कहते हैं साहब मैं भारत के नागरिक हूँ, ये कहते साहब मैं भारत के नागरिक हूँ, वो भी कहता साहब मैं भारत के नागरिक हूँ, वो कहता साहब मैं पाकिस्तान का नागरिक हूँ। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे कंसेप्ट खत्म हो गया। यहाँ पर क्या है कि आप जब एक देश के नागरिक हो दैट मीन्स आपकी कॉमन कुछ आइडेंटिटी जनरेट हो रही है। आप कहते हो कि साहब ये मेरी मातृभूमि है या ये मेरी पितृभूमि है, तो वहाँ पर फिर से आपके जो देश हित की भावना जनरेट होती है। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लेके आते हैं किसका, सिटीजनशिप का और फादरलैंड का, मतलब पितृभूमि का, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, एक यूनाइटेड कम्युनिटी बनती है, ठीक है। एक यूनाइटेड कम्युनिटी का जो है मतलब नोशन जो है वो स्ट्रांग होता है। इंजॉइंग, अब अगर आप इस देश के निवासी हो, ठीक है, और अगर आप ये आपका पितृलैंड है तो आपके पास कुछ कॉमन राइट्स होंगे, इक्वलिटी होगी, लिबर्टी होगी, ठीक है। तो आपके पास इक्वल राइट्स होंगे, मतलब अधिकार होंगे बराबर के, ठीक है। आप राजा हो या ब्राह्मण हो या कोई हो, ठीक है, सभी के लिए कानून हमने समान कर दिए। क्यों? क्योंकि अब रिटर्न फॉर्म में आ गए, सब कुछ रिटर्न फॉर्म में आ चुका है और ये जो है लोग भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर रूल्स हमने डिसाइड कर लिए, ये किसके पास क्या पावर होगी, किसको कौन वायलेट करना है, तो उसको क्या। तो पहले क्या था, कोई भी वायलेट करेगा तो क्या होगा कि जो सज़ा होती थी वो उसके स्टेटस के अकॉर्डिंग हो रही है। अभी क्या हो रहा है, अगर सज़ा हो रही है तो इक्वलिटी होगी, मतलब आपने जो क्राइम किया है उसके लिए भी सेम सज़ा है, किसी ऊँचे व्यक्ति ने क्राइम किया उसके लिए भी सेम सज़ा है, ब्राह्मण ने क्राइम किया, मतलब ब्राह्मण यानी क्लर्जी ने क्राइम किया है तो उसके लिए भी सेम सजा। तो सजाएं सेम कर दी, ठीक है। जो भेदभाव होता था वो खत्म कर दिया, स्पेशल प्रिविलेजेस थे वो खत्म कर दिए, ठीक है। बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेस थे उसको खत्म कर दिया, ठीक है। और जो टैक्सेशन सिस्टम था वो सभी के लिए एप्लीकेबल कर दिया। पहले क्या था, टैक्सेस जो थे सिर्फ थर्ड स्टेट वाले लोग देते थे। मैंने आपको बता देना है, देखो ये रहा, आई थिंक यही पे लिखा हुआ, देखो ये रहा, ठीक है, टैक्स पेइंग। अब इसमें भी क्या था कि यहाँ पर लोग ज़्यादा थे, ठीक है, एरिया इनके पास कम था, इसीलिए टैक्स रेट बहुत ज़्यादा होती थी और इसीलिए प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, ठीक है। तो एक्चुअली ये लोग टैक्स फ्री लैंड्स लेके बैठे हुए थे और इनके पास बहुत सारे लैंड थे। तो अब अकेले तो ये सबको टिल नहीं कर सकते, तो टिल करने के लिए लोग क्या करते थे, इसके कुछ एम्प्लॉयज़ यहाँ पर रखते थे, एक्चुअली स्लेव्स के रूप में भी रखते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये मतलब कटा टाइप का सिस्टम हो गया कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग गुलाम बने रहते थे, इनके पास कोई भी साधन नहीं था। उस ज़माने में ऐसा नहीं था कि आप बाहर निकले जॉब मिल गई आपको, ठीक है। उस ज़माने में क्या था, फिक्स सिस्टम थे। अब किसी के पास लैंड है, वहाँ से अगर आप किसी और एरिया में जाना चाहते हो तो पहले एक नो ड्यू सर्टिफिकेट जो है आपको वहाँ से लेना पड़ता था, ठीक है। वो सारी बातें जो हैं आपको यहाँ पर करनी पड़ती थी। तो ये सब चीज़ें जो थी उस समय ध्यान रखनी पड़ती थी, तो इतना ईजी नहीं था किसी भी चीज़ को देखने। तो अगर आप एक बार फंस गए तो फंस गए, ठीक है। अभी क्या होता है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है, रेनेसेंस होता है, उसके कारण लोग शहर में आते हैं। लोग शहर में आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि नए नए चीज़ें खुलती है, ठीक है, ट्रेडिंग शुरू हो जाती है, तो लोगों को इनकम के नए सोर्स मिले। और जब आपकी इनकम बढ़ने लगती है ना, ऐसे इनकम बढ़ गई तो यहाँ पर आपकी पावर अपने आप बढ़ जाएगी, तो इकोनॉमी से आपका रास्ता खुलेगा। आज भी आप देख लो इस चीज़ें एप्लीकेबल है। अगर आपकी किस्मत खराब है, जो भी है, आप मानते हो कि हमारी किस्मत खराब है, हमारे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो कुछ नहीं है, आप पैसा कमाओ,
पैसा कमाना शुरू करोगे सारी चीज़ें सॉल्व होती जाएगी। उस ज़माने में भी सिस्टम था, आज भी सिस्टम है। तो इन लोगों ने जब पैसा कमाया तो यहाँ से थर्ड स्टेट से उठ के थोड़ा सा हायर स्टेटस में आ गए, और जब यहाँ पर क्या हुआ, सिस्टम के अंदर चेंजेस शुरू हो गए, सोसाइटी के अंदर चेंज शुरू हो गए, ठीक है। इक्वालिटी की बात यहाँ पर आ गई, इक्वल राइट्स की बात आ गई। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इक्वल राइट सबको दिए। अब कोई भी चीज़ होती है तो उसका एक सिंबल होता है, तो यह सिंबल के लिए इन्होंने क्या करा, एक झंडे का निर्माण किया। तो 3 कलर, ट्राई कलर का झंडा चूज किया, जो कि पुराना जो झंडा था उसको डिस्कार्ड करके नया स्टैंडर्ड का हमने झंडा डिज़ाइन कर दिया। और वो जो है, अब एक झंडे का डिज़ाइन करने का मतलब क्या है कि मान लो ये पूरा एरिया है, ये एक देश है। अब यहाँ पर भी झंडा लगा, यहाँ पर भी लगा, यहाँ पर भी लगा, यहाँ पर भी लगा, यहाँ पर भी लगा। अब आप यहाँ से कहीं भी घूमने जा रहे हो, ठीक है, इस पूरे एरिया में, तो जहाँ पे भी जाओगे आपको ये झंडा देखने को मिल रहा है। अब आपने बॉर्डर पार करके इधर चले गए, यहाँ पर झंडा ट्राई कलर जो है, फ्लैग जो है अलग हो गया। तो मतलब यहाँ से हमें पता लग गया कि अच्छा ये जो चीज़ है ये हमारे देश है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर हमें जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं है, कोई वीज़ा नहीं, कोई पासपोर्ट नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ए कॉमन नेशन, कॉमन थिंग, ठीक है। अब एस्टेट जनरल को कौन चुन रहा था? एस्टेट जनरल वॉज जनरली इलेक्टेड बाय बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम्ड नेशनल असेंबली। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि पहले एस्टेट जनरल हुआ करती थी, ठीक है, इसमें तीनों एस्टेट्स के लोग होते थे। बाद में इसको क्या हुआ, इलेक्ट होकर आने लगी, और इसका बाद में नाम चेंज कर दिया नेशनल असेंबली के रूप में। मतलब जैसे हमारी पार्लियामेंट है वैसे यहाँ पर नेशनल असेंबली हो गई, ठीक है। तो ये एस्टेट जनरल जो थी पहले इलेक्टेड होती थी, किसके द्वारा? बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन। तो ये आपने पढ़ा था पहले, ये देखो मैं बताऊँ आपको, ऐसे पढ़ा था। ये एक्टिव सिटीजन थे, यहाँ पे कुछ एक्टिव सिटीजन कौन थे, जो मतलब इनकम के आधार पर हमने डिसाइड किए हुए थे, और एक थे पैसिव सिटीजन। पैसिव सिटीजन में महिलाएं आती थी, और जो इनकम टैक्स वगैरह थोड़ा सा नहीं देते थे वो होते थे, ठीक है। तो ये एक्टिव सिटीजन थे, ये वोट डालते थे। 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है। ये वोट डालते थे, ये चुनते थे एक अपने इलेक्टर्स को, 50,000 लोगों को, फिर वो नेशनल असेंबली को चुनते थे, ठीक है। तो वो चीज़ें थी। फिर यहाँ से मतलब ये जुडिशरी का भी चुनाव यही करते थे, ठीक है। फिर वो जो है राजा पे कंट्रोल रखते थे। तो ये सिस्टम फेल हो गया था एक्चुअली 1791 वाला, ठीक है। तो ये वाला सिस्टम ये बता रहे हैं एक्चुअल में, ये आपकी किताब में दिया हुआ, अभी पूछेंगे नहीं इसको, लेकिन थोड़ा सा रेफरेंस बता दिया मैंने आपको। तो नेशनल असेंबली को थी। अब यहाँ पर और क्या काम किए गए, एक तो हमने नेशनल असेंबली बना ली, ठीक है, कि सब देश की चुनी हुई चीज़ें हैं। उसके अलावा कुछ श्लोक बनाए, कुछ गीत बनाए, कुछ संगीत बनाए, कुछ मतलब ऐसी तरह की चीज़ें बनाई जिससे क्या हो, देश के लोग आपस में कनेक्ट हो। अब मान लो ये पूरा एरिया है, यहाँ पर कुछ अलग कल्चर है, कल्चर अलग है, ठीक है, कुछ कहानियाँ हैं। अब हमने कुछ ऐसी कोशिश करी कि इनमें से कुछ कुछ एलिमेंट्स जो है हमें हिम्स में मतलब ले लें। कुछ जो लोग शहीद हुए हैं इस फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, उनके जो मार्टियर्स के नेम्स हैं वो हम यहाँ पर उसके अंदर लें। मतलब मान लो जैसे हमारा एक एरिया का नाम ले लिया, एक एरिया से कुछ व्यक्ति शहीद हुए उनका नाम ले लिया, अब उस व्यक्ति से सब पूरा एरिया कनेक्ट होता है। तो इस तरह से क्या हुआ कि एक सॉन्ग को हमने पॉपुलराइज किया, एक हमने नेशनल एंथम को पॉपुलराइज किया, एक हमने कॉमन लैंग्वेज को पॉपुलराइज किया, एक हमने यूनिट्स और मेजरमेंट्स एक रखे, करेंसी हमने एक कर दी, ठीक है। ये सारे कार्यक्रम करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि जो है एक देश की भावना यहाँ पर जनरेट हो। तो न्यू हिम्स यहाँ पर कंपोज होते हैं, ओथ्स ली जाती है, ठीक है, मार्टियर्स को यहाँ पर कमेमोरेट करते हैं, और किसको, सबके नेशन के नाम पर हम चीज़ें कर रहे हैं। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया, और इसमें हमने एक ही तरह के लॉस बनाए सबके लिए, यूनिफॉर्म लॉस बनाए सभी सिटीजन्स के लिए जो हमारे टेरिटरी के अंदर रहते हैं, ठीक है। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज, अब यहाँ पर एक कस्टम ड्यूटीज चलता था। वो सिस्टम क्या था, जैसे मान लो आपको इस एरिया से इस एरिया तक माल भेजना है, तो यहाँ से आपने चला, ये दूसरा स्टेट आ गया, ये दूसरा आ गया, फिर दूसरा आ गया, इस तरह से कई सारे स्टेट्स आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह से कई सारे स्टेट आ रहे हैं, फिर ये वाला जो डेस्टिनेशन है वो आ रहा है, ये ओरिजिन आ रहा है, ठीक है, ओरिजिन। अभी आप यहाँ से गए तो यहाँ से आपको यहाँ पर टैक्स भरना पड़ेगा, फिर यहाँ टैक्स भरो, यहाँ टैक्स भरो, यहाँ, इस तरह के कई सारे टैक्स आपको भरने पड़ेंगे। फिर इनका यूनिट्स और मेजरमेंट्स भी अलग अलग है। तो एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, दूसरा चीज़ें कॉस्टली काफ़ी रहती है। तो जब ये अपना नेपोलियन आएगा ना, तो इसने ये चीज़ें चेंजेस कर दी, इसने पूरा को सिस्टम को एक कर दिया, ठीक है, टैक्सेस अबॉलिश कर दिए, यूनिफॉर्म करेंसीज कर दी, यूनिफॉर्म वेट एंड मेजरमेंट्स कर दिए। अभी क्या हुआ, टाइम तो बच रहा है और चीज़ें सस्ती भी जा रही है, व्यापारी को भी फायदा हो रहा है, कंज्यूमर्स को भी फायदा हो रहा है। तो एक तरह से विन विन सिचुएशन है, ठीक है। तो ये जो सिस्टम था ये यहाँ पर लागू करने की कोशिश करी गई, ठीक है, एक्चुअली लागू कर दिया, एक्चुअली कोशिश क्या करी गई। तो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज को अबॉलिश कर दिया, ड्यूज को अबॉलिश कर दिया। मतलब ये तो कस्टम ड्यूटीज देनी है, ड्यूज देना है, इसको खत्म कर दिया, कुछ नहीं। हमारा एक देश है, उसके अंदर आप कहीं भी भेजो, राजस्थान से भेजो, जोधपुर भेजो, ये अपना क्या बोलते हैं, तमिलनाडु भेजो, कर्नाटक भेजो, केरल भेजो, कहीं भेजो, एक बार टैक्स लगेगा, एक यूनिफॉर्म टैक्स, उसके अलावा कुछ टैक्स नहीं है। जीएसटी देना दे दो, बात खत्म। बाकी कोई टैक्स नहीं लगा सकता कोई भी इसमें हमारे यहाँ पर। तो यही चीज़ यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो हमने यूनिफॉर्म कस्टम्स कर दिए, यूनिफॉर्म ड्यूटीज़ लगा दी, ठीक है। जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज उसको अबॉलिश कर दिया, एक ही तरह का टैक्स लगा दिया। वेट्स एंड मेजरमेंट्स को हमने सिमिलर कर दिया, ठीक है।
हमने यहाँ पे करेंसी को एक कर दिया, ठीक है। रीजनल जो भाषाएं थी अलग अलग थी उनको खत्म करके, खत्म मतलब घर में बैठो, ऑफिशियली हम यूज नहीं करेंगे, ऑफिशियली हमने एक लैंग्वेज कर दी, दैट इज कॉल्ड फ्रेंच। तो ऑफिशियली हमने एक लैंग्वेज, रीजनल डायलैक्ट्स को हमने डिस्करेज किया और फ्रेंच को हमने एक लैंग्वेज बनाई और उसी को हमने ये सब चीज़ें जो है एक्चुअली फ्रेंच जो है स्पोकन और बोली और लिखी जाती थी फ्रांस के अंदर, ये एक्चुअली कॉमन लैंग्वेज बन गई एक देश की। इसके अलावा आपने पिछले साल पढ़ा होगा मर्सेल्स करके एक इन्होंने नेशनल एंथम भी जनरेट किया था, तो वो भी एक देश को कनेक्ट करता है, ठीक है। मतलब इस तरह से गाने हम लोग बनाते हैं क्योंकि गाने से क्या होता है, व्यक्ति कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। आप कभी देख लो, कभी आप प्रॉब्लम्स के अंदर हो तो गाना गाते हो, गाना गाने से क्या होता है, आप टेम्परेरी जो अपना दर्द है वो भूल जाते हैं। और इसी तरह से जो एक जो यहाँ पर हिम्स वगैरह बोलेंगे या जो इस तरह से जो कंपोज किया हुआ ये चीज़ें करेंगे, तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर लोगों के बीच में कॉमन चीज़ें जनरेट करेगा। जैसे अपन जन गण मन बोलते हैं, अब जन गण मन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो पूरे देश को कनेक्ट करती हैं, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से उसका वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये किस तरह से भारत को जोड़ने का काम करती है, ठीक है। पंजाब, सिंध, हिंद, मराठा, वो सब चीज़ें है ना, वो सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो सारी जो है भारत को जोड़ने का काम करती है, सभी लोगों को जोड़ने का काम करती है, ठीक है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, मतलब द्राविड़, उत्कल और बंगाल प्रदेश, ये पूरा जोड़ दिया उसने पूरे गाना के अंदर, मेजर मेजर एरिया सारे जोड़ दिए, ठीक है। इससे क्या हुआ, अब जो है छोटे बड़े एक्चुअली डिवीजन हो चुके उस एरियाज के भी। उस जमाने में जब जो लिखा गया था तो ये एक एक डिवीजन होते थे बहुत बड़े बड़े, तो इसने पूरे एरियाज को जोड़ा था, मतलब जन गण मन के अंदर, ठीक है, तुम्हारा नेशनल एंथम जो। तो इसी तरह से मर्सेल्स जो था फ्रांस का नेशनल एंथम था। तो ये सवाल मतलब पूछा भी जाता कई बार, ठीक है। अब ये सारी बातें कर दी, अब रिवॉल्यूशन ने और क्या डिक्लेयर किया, उन्होंने कहा कि भाई इट वॉज द मिशन। अब बोले सब ठीक है, हमने हमारे यहाँ पर चेंजेस कर लिया, अब हमारा मिशन है कि हम हमारे यूरोप के दूसरे भाइयों को भी जो हम महसूस कर रहे हैं, जो हमने अचीव किया वो अचीव करवाएंगे। जैसे होता है ना कि एक भाई, दो तीन भाई हैं, अब एक भाई ने अपने बिजनेस या जॉब में बहुत अच्छा अचीव कर लिया, अब वो क्या करेगा, दूसरे भाई की भी हेल्प करेगा कि चल यार तू भी अपना काम सेट कर ले, मैं तेरे को चेक करवाता हूँ, ठीक है। मेरा ये मिशन है ज़िंदगी का कि मैं उसको भी खड़ा करूँगा, इसको भी खड़ा करूँगा। दिस इज़ वेरी गुड। यहाँ पर ये यूरोप के जो लोग थे फ्रांस के, इन्होंने कहा कि सब हमने अपने देश में सिस्टम लागू किया ना, ये इससे हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। अब इसकी जो चर्चा चाय पर चर्चा होने लगी, ठीक है, व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है, ट्रैवलर्स जा रहे हैं, तो अपने साथ आइडियाज़ कल्चर भी लेके जा रहे हैं। जब चले गए तो यहाँ पर कई सारे क्लब्स बने, चाय पर चर्चा होने लगी और लोग एक्चुअली इनके बारे में बात करने लगे। तो जब लोगों ने यहाँ पे बात करना शुरू करी तो यहाँ पर फ्रांस वालों को लगा कि यार हमें भी कुछ करना चाहिए, हम एक मिशन लेके चलते हैं कि ये सारी चीज़ें हमें पूरे यूरोप के अंदर फैलानी है। तो रिवॉल्यूशनरी ने डिक्लेयर किया कि ये हमारा मिशन है, डेस्टिनी है कि हम जो फ्रेंच के नेशन के हैं, ये डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन, ठीक है, टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप, मतलब हम यूरोप के जो लोग हैं उसको क्या करेंगे, आज़ाद कर देंगे। किससे, डेस्पोटिक रूलर्स के, डेस्पोटिज्म से। डेस्पोटिक रूलर्स क्या हो गया, डेस्पोटिज्म क्या हो गया, मतलब यहाँ पर एक क्षत्र शासन है, कोई सवाल पूछने का अधिकार नहीं, किसी को क्वेश्चनिंग करने की अधिकार नहीं, मतलब एक तरह से आप अत्याचारी चीज़ें मान लो इसको, ठीक है। तो ये किसका डेस्टिनी है, किसका मिशन है, फ्रेंच लोगों का, कि पूरे यूरोप के जो लोग हैं उसको डेस्पोटिज्म से आज़ाद कराएं। इन अदर वर्ड्स टू हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम नेशन, मतलब जो दूसरे देश हैं पीपल ऑफ यूरोप हैं उसको क्या करें, एक नेशन, एक देश बनने के रूप में स्वीकार करें, ठीक है। हम हमारे यूरोप के दूसरे लोगों को एक देश के रूप में देखना चाहते हैं। तो इसके लेकर ये जो चीज़ हुई, ये जो मतलब डेवलपमेंट्स हुए, इस डेवलपमेंट से ही आगे जो है फ्रेंच आर्मीज को लोग वेलकम करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे जैसे ये फ्रांस की जो इवेंट्स की चर्चाएं यहाँ पर दूसरे देशों में पहुँचने लगी यूरोप के अंदर, तो यहाँ पर चाय पर चर्चा शुरू हो गई और कई सारे क्लब्स बनने लगे। जैसे आप ग्रुप्स बनाते हैं ना अपने, वैसे यहाँ पर क्लब्स बनने लगे। अब क्लब्स मतलब कि यहाँ पर ग्रुपिंग बन रही है इस चीज़ों को लेकर कि हाँ भाई हमारे देश में भी ऐसा होना चाहिए कि उन्होंने वेट और मेजरमेंट्स एक कर दिए, इससे व्यापार में इतना फायदा हो गया, ठीक है। हमारे पास लूना है, उन्होंने अभी लंबोर्गिनी ले ली, क्यों ले ली, क्योंकि सब इनके पास पैसा आने लग गया। कैसे आया कि सब ये इसके कारण आया। अब जब इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ता है ना, कि किसी एक देश के लोग या किसी एक घर के लोग ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं तो दूसरे लोग भी उसे कॉपी करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यूरोप के लोग भी समझ जाते हैं कि भैया ये पैसे कमा रहे हैं तो हम भी कमाएंगे, ये जब इतना एंजॉयमेंट कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। अब परिवार के अंदर दो बच्चे हैं, एक बच्चे को आपने फुल फ्रीडम दे रखी, एक को आपने रेस्ट्रिक्ट कर लिया, तो दूसरा वाला विद्रोह जरूर करेगा क्योंकि आप भेदभाव कर रहे हो, ठीक है। आपको उसको भी लगेगा ना कि यार ये ऐसा कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर यूरोप के लोगों को लग रहा था कि भैया फ्रांस के लोग जब ये सब चीज़ें कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, तो हम भी राजा के खिलाफ विरोध करेंगे। तो यहाँ पर एक्चुअली ये ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, ग्राउंड तैयार हो रहा है फ्रांस की आर्मी को के लिए, जो आगे चलकर जो है युद्ध करेगी और यूरोप के अलग अलग देशों पर आक्रमण करके लोगों को फ्री कराने के लिए
इनका एम लेके चलेगी। तो एक ही इनमें से एक क्लब था जिसका नाम था जैकोबिन क्लब। मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि भारत के अंदर से कौन लोग थे जो जैकोबिन क्लब के मेंबर्स थे, ठीक है। तो जैकोबिन क्लब जो है एजुकेटेड मिडिल क्लासेस लोगों ने बनवाया था, ठीक है। तो ये देखो ये है। तो व्हेन द न्यूज़ ऑफ द इवेंट इन फ्रांस रीच द डिफरेंट सिटीज ऑफ यूरोप, जब ये दूसरे सिटी ऑफ यूरोप के अंदर पहुंचती है तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एजुकेटेड लोग, ठीक है, मिडिल क्लास से आते जो, ये आपने जैकोबिन क्लब बना दिया। ऐसे बहुत सारे बनाए, इनमें से एक फेमस क्लब था जैकोबिन क्लब, ठीक है। अब इनकी एक्टिविटीज़ और कैंपेन जो थे, इन्होंने एक रास्ता तैयार किया, ग्राउंड तैयार किया फ्रांस की आर्मी के लिए, ठीक है। क्योंकि फ्रांस की आर्मी जब अटैक करने आई तो यहाँ के लोगों ने उनका वेलकम किया, स्वागत किया, ठीक है। तो जब अपोजिशन देश के लोग ही आपका स्वागत करें तो दैट मीन्स अब आपको युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे जीत जाओगे, ठीक है। तो देयर एक्टिविटीज एंड कैंपेन प्रिपेयर्ड द वे फॉर फ्रेंच आर्मीज विच मूव्ड टू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच इटली। अब ये देखो ये अलग अलग यूरोप के एरियाज में घुसती है 1790s के अंदर, और विद द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशनरी वॉर फ्रेंच बिगेन टू कैरी आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। अब यहाँ से वॉर लड़ने के साथ साथ ये क्या कर रही है, नेशनलिज्म की जो आइडिया है उसको यहाँ पर दुनिया के अंदर और अपना यूरोप के अंदर जो है आइडियाज़ को फैला रही है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। तो सवाल क्या बनेंगे यहाँ पे, सवाल देखो ये बनेगा कि क्या क्या चेंजेस करे, ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, ताकि एक नेशन की भावना जनरेट हो सके। तो वो जो आपका ऊपर वाला पैराग्राफ था पूरा वहाँ से फादरलैंड से, वो पूरा पॉइंट्स आपको लिखने, इसमें जो बातें लिखी मैंने उससे ज़्यादा बता दिया। दूसरा कि फ्रांस की आर्मी जब अटैक करने जा रही थी, ठीक है, यूरोप के अंदर अटैक करती है, ठीक है, तो किन किन एरियाज में एक्चुअली क्या क्या कारण हुआ कि जिसके कारण फ्रांस की आर्मी को वेलकम किया गया, या ग्राउंड प्रिपेयर करने का कारण क्या कारण था, रीजंस क्या था, वो मैंने आपको समझा दिया। अब देखो ये जो मैप दिया हुआ है ये देखिए आप, ठीक है, ठीक है, ये मैप देखो, ये देखो यहाँ पर मैप जो है अपना, ठीक है। अब देखो एक तो आप इस मैप से काफ़ी सारी चीज़ सीखते हो, तो फिर वो सीख लेते हैं। तो दिस इज़ नॉर्वे, दिस इज़ स्वीडन, यहाँ पर एक फिनलैंड देश आता है, ठीक है। ये रशियन एम्पायर देखो आज इतना बड़ा देश दिख रहा है, आज इसका एरिया काफ़ी छोटा हो गया, तो उस समय ये रशियन एम्पायर था। तो ये देखो ये जो एरिया आ रहा है ये क्रीमिया है, जिसको अभी 2014 के अंदर रशियन ने अनेक्स किया। दिस इज़ ब्लैक सी, ठीक है। ये अर्मेनिया, यहाँ पर अजरबैजान भी आजकल आने लग गया है, ठीक है। अब ये पर्शिया वाला रीजन आ गया, ठीक है, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता आ गई। एक्चुअली पर्शिया इतना बड़ा था, ओटोमन एम्पायर वाला जो पूरा एरिया है, ये यहाँ पर मुस्लिम का शासक था उस समय 1453 के बाद से, जो एक्चुअली ये मुस्लिम रूलर्स राज कर रहे थे। और ये जो एरिया है ये देखो ये वाला, अब इसमें देखो ये स्कॉटलैंड अलग है, ग्रेट ब्रिटेन था, ठीक है, यहाँ आयरलैंड है। अब इसकी और इसके बीच में इंग्लिश चैनल है, ठीक है, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, ठीक है। ऊपर नीदरलैंड आ गया, स्विट्जरलैंड आ गया, बावरिया, और ये सारे स्टेट देखो छोटे मोटे स्टेट्स यहाँ पर इटली वाले, और ये देखो आप छोटे मोटे स्टेट्स के रूप में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ऐसा नेशन वाले जो चीज़ें हैं यहाँ पर नहीं आ रही है। तो काफ़ी आज के अगर आप मैप कंपेयर करोगे तो काफ़ी चेंजेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर स्पेन है, पुर्तगाल है, और ये है अपना मेडिटेरियन सी, ठीक है। और यहाँ से ये जो है ये इजिप्ट के इस वाले एरिया से यहाँ पर हमने कैनल बना रखी है, इस कैनल का नाम है स्वेज कैनल, ठीक है। तो ये मैप ध्यान रखना, मैप बहुत जरूरी है, ठीक है। अब ये रशिया का एम्पायर देखो कितना बड़ा रहा है, ठीक है। पोलैंड भी एक्चुअली इसने कैप्चर कर लिया। तो ऑस्ट्रिया का एम्पायर भी बहुत बड़ा था उस समय, देखो ऑस्ट्रिया का एम्पायर भी बहुत बड़ा था, ठीक है। प्रूशिया, ऑस्ट्रिया और ये रशिया, ये तीन बड़े प्रोमिनेंट स्टेट थे उस समय यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप में। उसके अलावा ये ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी एक्चुअली स्टेट के रूप में एग्जिस्ट कर नहीं रहा, वैसे धीरे धीरे करने लग जाएगा। तो यहाँ पर ये जो देश थे काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। स्पेन और पुर्तगाल भी सबसे इंपॉर्टेंट देश रहे हैं, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक अपना नेपोलियन जो था, एक्चुअली क्या हुआ, जैकोबिन क्लब वालों ने अपन ने पिछले साल पढ़ा था कि जैकोबिन क्लब वालों ने अपनी पावर अपने हाथ में ले ली फ्रांस के अंदर 1791 के बाद। अब हुआ क्या कि वो लोग ढंग से चला नहीं पाए, तो लोगों का एक्चुअली क्या होता है कि एकदम से कुछ चीज़ नई चीज़ समझ में भी नहीं आती है, ठीक है। अब लोगों को लगा यार ये शायद जो अपना जैकोबिन क्लब वाले चला रहे हैं ये चला नहीं पाएंगे, तो हम सिस्टम को चेंज कर देते हैं। अब इस सिस्टम को वीकनेस थी, इसका फ़ायदा उठाकर नेपोलियन जो है पावर में आ जाता है। अब नेपोलियन जब पावर में आता है तो धीरे धीरे ये क्या करता है, कुछ चेंजेस करता है जिससे लोगों को फायदा होता है, लोग इसके सपोर्ट में आते हैं। अब एक बार इसके लोग सपोर्ट में आ गए तो इसने क्या करा, खुद को राजा डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो 1804 के अंदर हुई अच्छा चीज़ हुई। उसके बाद इसने डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो डेमोक्रेसी को ख़त्म करने के कारण क्या हुआ कि जो लोग इसका वेलकम कर रहे थे ना, बाद में वही लोग जो है इसके पीछे पड़ गए, क्योंकि पॉलिटिकल एक तरफ आप जो है यहाँ पर अपनी फ्रीडम दे रहे हो, ठीक है,
इकोनॉमिक फ्रीडम दे रहे हो, पॉलिटिकल फ्रीडम दे रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आप सेम टाइम पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, राजा सिस्टम को मतलब मोनार्की को स्टैब्लिश कर रहे हो, डेमोक्रेसी को डिस्टर्ब कर रहे हो, डिस्ट्रॉय कर रहे हो, तो लोग आपके विरोध हो जाएंगे, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पर नेपोलियन के साथ हुई, तो लोग इसके विरोध में आ गए, ठीक है। इंटरनली प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था और एक्सटर्नली इसके साथ यूज के कई सारे युद्ध चल रहे थे। तो ये यहाँ पर जो है बड़ी बड़ी पावर्स थी, इन्होंने मिलकर जो है नेपोलियन को हरा दिया। तो 1815 में नेपोलियन की डेथ रहती है, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर पीस सेटलमेंट होता है उसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ वियना। तो 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना होती है, ध्यान रखना। तो ये सवाल पूछते हैं कई बार 1814 में 1815 में कौन सी ट्रीटी हुई थी, तो ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी, ठीक है, नेपोलियन के मरने के बाद। और वहाँ पर फिर से जो है ऑर्थोडॉक्स वाला सिस्टम जो है स्टैब्लिश कर देंगे, मतलब जो राजा वाला सिस्टम है वो स्टैब्लिश कर देंगे, ठीक है। अभी क्या हो रहा है देखो, अब नेपोलियन जो था वो मोनार्की को लेके आ जाता है वापस, ठीक है। डेमोक्रेसी को डिस्टर्ब कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है फ्रांस के अंदर, और मोनार्की को लेके जाता है, ठीक है। लेकिन प्रशासनिक क्षेत्र में मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में इसने कई सारे जबरदस्त चेंजेस करे, जिसके कारण लोगों को बड़ा फायदा हुआ और लोगों ने इसका वेलकम इसीलिए किया था, ठीक है। तो बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू मेक द सिस्टम मोर करेक्ट, रैशनल एंड एफिशिएंट। मतलब इस सिस्टम को दुरुस्त बनाने के लिए, एफिशिएंट बनाने के लिए, रैशनल बनाने के लिए इसने कई सारे अच्छे बदलाव भी करे। भाई आपने बहुत अच्छे चेंजेस करे, बहुत अच्छे काम किया, लेकिन एक काम आपने गलत कर दिया। क्या गलत कर दिया? मोनार्की को स्टैब्लिश करके गलत काम कर दिया। तो ये एक कोड लेके आया जिसको हम बोलते हैं, मतलब एक ये प्रशासन को सुधारने के लिए सिविल कोड ऑफ 1804 लेके आया, जिसको हम नेपोलियनिक कोड भी बोलते हैं। तो सवाल दोनों तरह से पूछे जाते हैं आपसे, एक तो कि नेपोलियनिक कोड क्या होता है, दूसरा सिविल कोड ऑफ 1804, ये क्या होता है, दोनों चीज। तो ये दोनों पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो ये जो चीजें थी इसने बहुत अच्छे काम किए। देखो क्या क्या काम किया, ठीक है। आंसर्स भी मैं बताता हूँ आपको क्या क्या काम किया पॉइंट्स में। तो यहाँ पर ये जो बर्थ बेस्ड प्रिविलेज था इसको खत्म कर दिया, बर्थ बेस्ड प्रिविलेज इसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है, खत्म कर दिया। फिर दूसरा काम क्या किया, इक्वालिटी बिफोर लॉ स्टैब्लिश किया, मतलब कानून के समक्ष सभी लोग जो हैं बराबर हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हों, किसी भी क्लास के हों, सभी जो है लॉ के समक्ष इक्वल है, ठीक है। तीसरा काम इसने किया कि साहब राइट टू प्रॉपर्टी का राइट जो है सबको दे दिया, ठीक है साहब, कि सभी के पास जो है प्रॉपर्टी का राइट होना चाहिए। तो ये काम इसने किया। तो ये कुछ अच्छे काम इसने करे, और भी हैं, एक मिनट को राइट टू प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर दे दिया, ठीक है। अब लोगों को मजा आएगा ना यार, देखो बात सुनो, कैसे मजा आएगा। देखो यहाँ पर 3 सोसाइटी मैंने आपको बताई थी, 3 पार्ट में डिवाइडेड थे फ्रांस की सोसाइटी। अब ये वाले जो लोग थे दबे कुचले थे, ठीक है। 80-90% लोग जो हैं इसी थर्ड वाले ग्रुप से आते थे जो टैक्स देते हैं। 90% लोगों के पास जमीनें बहुत कम थी, टैक्स ज़्यादा था, ठीक है। अब ये लोग जब इससे आ रहे हैं, और यहाँ पर बर्थ बेस्ड प्रिविलेज भी पहले और दूसरे वाले स्टेट के पास ही था, इनके पास नहीं था। तो इनके पास जब ये चीज़ अधिकार, आपको उसका अधिकार है ही नहीं, आपको एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, अचानक से आपको कोई कहे कि सब ये अधिकार आपके हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन कि भैया छोटा भाई है, अब जनरली घर वाले उसको कोई अधिकार देते नहीं है, ठीक है। कोई चीज़ इक्वालिटी कंसिडर नहीं करते हैं, उसको बड़े भाई को ज़्यादा कंसिडर करते हैं। अब अचानक से घर वालों का परिवर्तन हो जाए, ठीक है, व्यवहार में घर वालों ने कहा भैया अब जो है चीज़ें इक्वल बढ़ेगी, ठीक है, बड़े वाले को देंगे, छोटे वाले को इतनी देंगे, इसको साइकिल दिलाएगी तो इसको भी दिलाएंगे। छोटा वाला का यार बहुत अच्छा काम है, तो यार इक्वालिटी आ गई, तो छोटा वाला बड़ा खुश होगा इस चीज़ से। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या हुआ, यूरोप के जो लोग थे, ये जब इसने ये चीज़ें करी कि सब बर्थ के बेस पर, मतलब जन्म के आधार पर जो आपको कुछ यहाँ पर स्पेशल राइट्स मिल रहे हैं वो खत्म, अब जन्म के आधार पर नहीं मिलेंगे, सब कर्म के आधार पर मिलेंगे, बात खत्म हो गई, ठीक है। तो ये जो प्रिविलेज थे इसने खत्म कर दिए, ठीक है, ये खत्म कर दिए। दूसरा, अगर अब आपने कोई काम किया खराब तो लॉ डिसाइड करेगा कि भाई आपका सज़ा क्या होगी, मतलब सज़ा या जो भी आपको कुछ है कानून के अकॉर्डिंग आप चल रहे हो या नहीं चल रहे हो, वो कानून तय करेगा भैया। इक्वलिटी है, अब कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो फर्स्ट असिस्ट से हो, सेकंड से हो, थर्ड से हो, कानून तोड़ेगा तो सबके लिए सेम पनिशमेंट है। आपने ट्रैफिक रूल तोड़ा, 1000 रुपये फाइन लगेगा, हेलमेट नहीं लगाया 2000 रुपये फाइन लगेगा, लगेगा तो लगेगा, अब कोई भी हो भाई लगेगा तो लगेगा। हमने इक्वालिटी कर दी इस चीज़ में। तीसरा क्या करा कि प्रॉपर्टी रखने का राइट जो है यहाँ पर लोगों को दे दिया। सो दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन। अब ये चीज़ें यहाँ लागू करी, अब ये लागू करी, यहाँ मज़ा आया लोगों को, तो नेपोलियन ने मुझे मज़ा आया, बोला हाँ सब आया। दूसरे एरिया में चुनाव के लिए गया, चुनाव मतलब एक्चुअली दूसरे एरिया में जब गया तो दूसरे लोगों के एरिया को मालूम चल चुका था भाई इससे फायदे हो रहे हैं, तो उनको पूछा भाई आपको कुछ चाहिए, इसने बोला हाँ सब चाहिए। बोला आप कैसे करें, बोले राजा को हटा दो। बोले ठीक है सब हटा देते हैं, आप क्या रोज हटा रहा हूँ मैं, मेरी मर्जी नहीं है, आप क्या रोज हटा रहा हूँ मैं, तो हम कल आ रहे, आप हमारे को स्वागत करना और हमारे साथ हो जाना। बोले ठीक है सब हो जाएंगे बिल्कुल। तो अगर आपके खुद के देश के लोग अगर आपके विरोध में जाएं तो युद्ध आप जीत नहीं सकते, ठीक है। वही काम यहाँ पर
जो यूरोप के बाकी के राजा थे उनके साथ हुआ। तो दिस कोड वो एक्सपोर्टेड टू द रीजन। अब ये जो कोड है वो दूसरे फ्रांस के बाहर भी एक्सपोर्ट कर दिया गया। क्यों एक्सपोर्ट कर दिया गया? जहाँ पर नेपोलियन ने चीज़ें जीत ली वहाँ पर ये चीज़ें लागू कर दी। तो जो जो फ्रेंच कंट्रोल में चीज़ें आती गई उस जगह पर ये एक्सपोर्ट होता गया। कौन सा? सिविल कोड ऑफ 1804 या नेपोलियन कोड। सो इन डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। अब प्रशासनिक डिवीजन को इसने सिंप्लीफाई कर दिया, मतलब टैक्स कैलकुलेशन, टैक्स लगाना, वो सारी चीज़ें सिंप्लीफाई हो गई। सिंप्लीफाई होने से लोगों को भी आसान हो गई, प्रशासन को भी आज़ादी हो गई, एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है। एंड अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया। फ्यूडल सिस्टम क्या था? जमींदारी सिस्टम, कि लोग, एक जमींदार है, बहुत सारी जमीन उसकी है और लोग उसके साथ काम कर रहे हैं, सिर्फ छोटी मोटी काम कर रहे हैं सैलरी पे। तो इसने कहा कि साहब ये जमींदारी सिस्टम है ना, दुनिया को खराब कर रहा है, इसको खत्म कर दो। तो फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया। ठीक है। और फ्री कर दिया पीजेंट को सर्वडम से। मतलब सर्वडम क्या होता है? एंड मैनुअल ड्यूज। एक तरह से गुलामी वाला सिस्टम हो गया, कटप्पा सिस्टम, कि पीढ़ी दर पीढ़ी हम यहाँ काम कर रहे हैं। ठीक है। और लोन लिया हुआ है, उसको हम चुका नहीं पाने, पूरी ज़िंदगी निकाल दी। ठीक है। इस तरह से सर्वडम मतलब गुलामी करने का सिस्टम जो था वो यहाँ पर खत्म कर दिया। अब सोचो आप पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम हो और आपको आखिर कोई कहते हैं कि साहब आज से आप आज़ाद हो, तो आपको कितनी खुशी होगी। तो यहाँ पर इनको ने जो सर्वडम था, ठीक है, मैनुअल ड्यूज था, मतलब आपको कुछ काम ज़मींदार के लिए करने होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करने पड़ते हैं। तो वो सारे काम जो है यहाँ पर, वो सारे जो नियम बने हुए थे ख़त्म कर दिए कि ये सब नहीं चलेगा आज से। ठीक है। तो लोगों को मज़ा आएगा। अब बताओ लोग उसको वोट डालेंगे, लोग नेपोलियन को वोट डालेंगे। नंबर्स के क्या थे? थर्ड स्टेट के आए थे। तो जब थर्ड स्टेट वालों के लिए ही इतना काम इसने कर दिया तो लोग वोट किसको डालेंगे? इसी को डालेंगे। सेम चीज़ आप देखो, अब मोदी जी है, गरीबों के लिए बड़े काम कर रहे हैं, बिजली फ्री, पानी फ्री, ठीक है, LPG फ्री कर दी थी, जनधन अकाउंट खोल दिया, सीधा अकाउंट में पैसा दे रहे हैं। तो लोगों को मज़ा आ रहा है। सीधा 90 लाख बेनिफिशरीज को इन्होंने, जो फेक बेनिफिशरीज थे, इनको सिस्टम से हटाया, तो लोगों को मज़ा आया। अब गरीब लोग किसको वोट डालेंगे? मोदी जी को वोट डालेंगे। जनता के लिए अगर आप काम कर रहे हो ना, जनता आपको वोट देगी, नो डाउट। तो यहाँ पर नेपोलियन ने भी ये काम किया, जनता के लिए काम कर दिया, जनता ने इनको वोट देना शुरू कर दिया, जितवा दिया कि साहब आइए हमारे यहाँ पे आइए। तो ये यहाँ तक हो गया था। अब देखो टाउन के अंदर इन्होंने गिल्ड रेस्ट्रिक्शन रिमूव कर दिया। व्हाट इज गिल्ड रेस्ट्रिक्शन? गिल्ड मतलब कहते हैं गिल्ड बना के रखते हैं, मतलब समूह। जैसे सुनार है, सुनारों का एक समूह है। अब सुनार दूसरे व्यक्ति को, बाहर के लोगों को इस सुनार ग्रुप में आने नहीं देंगे कि साहब ये हमारा पुश्तैनी काम हम ही करेंगे, कोई और नहीं करेगा, बात खत्म। हमारे से बेटर कोई कर नहीं सकता। पहली बात तो आप कर भी लोगे तो कर नहीं पाओगे। दूसरा, आपको हम करने नहीं देंगे, जहाँ से माल लाता है, कहाँ बेचना है, ये हमको कुछ बताएंगे नहीं, आपको बेचने भी नहीं देंगे हम, सेटिंग हमारी। ठीक है। तो मतलब गिल्ड रेस्ट्रिक्शन थी कि आप जिस वर्ण में जन्म लिए, जैसे आप मान लो सुनार के घर जन्म, तो आप सोना ही काम करोगे। आप लोहार के घर जन्म नहीं तो आप लोहे का ही काम कर सकते हो, दूसरा काम नहीं करोगे। तो इस तरह के सिस्टम थे। तो ये जो सिस्टम थे खत्म कर दिए। ठीक है। गिल्ड रेस्ट्रिक्शन रिमूव कर दी। अब आप एक प्रोफेशन से दूसरे प्रोफेशन में मूव हो सकते, कोई इशू नहीं है। फिर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को सुधार दिया। बिल्कुल, अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करनी है, ट्रांसपोर्ट को सुधारो, कम्युनिकेशन सुधारो। आपको मैसेज भेजना है, तुरंत मैसेज चला गया। आपको ट्रांसपोर्ट करना मटेरियल, आज डालो कल उतर जाएगा वहाँ पे फटाफट। तो यहाँ पर क्या होता है? व्यापार बढ़ता है और इकोनॉमी बढ़ती है। इकोनॉमी ग्रोथ करती है तो बाकी सारे सिस्टम्स पे इफेक्ट आता है, पॉलिटिकल पे आता है, सोशल पे आता है, सामाजिक पे आता है। आप देखो अमीरों की ज़िंदगी, अमीर लोगों का कोई स्टेटस, मतलब कोई ये रिलीजन वगैरह पे बिलीव नहीं करते। शादी करनी है, बात खत्म। 500 करोड़ उसके पास, हमारे 1000 करोड़ है, बढ़िया कर लो। सब उसको धर्म अलग है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हिंदू है, मुसलमान है, कि कुछ भी हो, कोई इशू नहीं। पैसा है ना, बस। इकोनॉमी स्टेटस सेम टू सेम, सेम बात। गरीब लोग और मिडिल क्लास लोग, ये लोग फालतू के पकड़ में पड़ जाते हैं। हमारी इज्जत नहीं करी, हमें बुलाया नहीं। अरे पैसा लगाओ, इज्जत करेंगे, पैसा कमाओ। हम फलाने की लड़की के साथ भाग गया वो लड़का, या उससे शादी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? साहब हमारे धर्म का नहीं है। लेकिन ये लोग इस पर विश्वास नहीं करते। तो मिडिल क्लास के कॉन्सेप्ट बड़े हिले हुए हैं, टॉप क्लास के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, वो लोग फालतू की बातों में विश्वास नहीं करते। तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम सुधार गया। अब देखो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन भारत के अंदर देखो, आप मोदी जी आए, मोदी जी ने ट्रांसपोर्ट का बहुत ज़बरदस्त काम किया हुआ है। ठीक है। अपने नितिन गडकरी साहब एक मिनिस्टर हैं, ठीक है, उनकी कभी स्पीच सुनना, तो वो इतना ज़बरदस्त डेवलपमेंट हो रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा हमारी ग्रोथ हो रही है। तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सुधारना बहुत जरूरी होता है। तो जब ये चीज़ हुई तो लोगों को मजा आने लग गया, लोगों का ट्रैवलिंग ईजी हो गई, सेफ हो गया, सिक्योर हो गया, काम जाना ना, टैक्सेस कम कर दिए। ठीक है। व्यापार में उन्नति होने लग गई, लोगों की डिमांड बढ़ गई। पहले लोग 4 चीज़ खरीदते थे, अब 10 चीज़ खरीद रहे हैं वही चीज़। तो पहले 4 का ऑर्डर था, 10 का ऑर्डर आ गया, तो मज़ा आएगा ना आपको। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। पीजन, आर्टिसन, वर्कर, न्यू बिजनेसमैन, इन सभी को नई जो फ्रीडम थी, नए जो रूल्स थे, नए जो रेगुलेशन थे, इससे मजा आने लग गया। ठीक है। सो बिजनेसमैन, स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स, छोटे बिजनेसमैन, मध्यम व्यापारी, और जो छोटे मोटे गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, ये सारे जो है रियलाइज़ करने लग गए कि यूनिफॉर्म लॉ
जो एक तरह के कानून हमारे बनाए हैं, स्टैंडर्डाइज वेट और मेजरमेंट्स हमने जो किए हैं, एक जो करेंसी करी है, एक ये इन सभी के कारण जो है हमारे यहाँ पर मूवमेंट जो है वो काफ़ी आसान हो गया। टाइम कंज्यूमिंग था, अब बिल्कुल फास्ट होता है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल जो है एक एरिया से दूसरे एरिया में, ये सारी चीज़ें अच्छी होने लग गई। तो इन सब का मजा आने लग गया इन लोगों को। तब जब इनको मजा आने लग गया तो ये क्या चेंज करना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे, कहीं यार चलने दो, इसमें ही मजा आ रहा है। अब आपको, आप पहले कूलर में सोते थे, अब ये एसी में सोने लग गए, अब आपको एसी की आदत पड़ गई। अब कूलर आपको मजा नहीं आ रहा, क्या सब एसी होता है? पहले आप बिना पंखे के सो जाते थे, अब आप एसी में बैठने लग गए, अब आप बैठ नहीं सकते। तो जो चीज़ की आदत पड़ जाए ना, स्वाद आपने चख लिया कहीं नई चीज़ का, कोई अच्छी चीज़ का, बेटर चीज़ का, तो वहाँ पर पुराने सिस्टम आप लागू फिर से करोगे तो लोग नहीं मानेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर होगी। तो लोगों ने जब न्यू फाउंड जो फ्रीडम्स हैं उसका मजा लेना शुरू कर दिया, तो लोगों को क्या लगेगा कि यार ये सिस्टम एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये एक एक्चुअली फिगर दिया हुआ है, प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी इन जर्मनी। ठीक है, तो यहाँ पर जर्मन पेंटर है कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज, ये जो है यहाँ पर ऑक्यूपेशन कर रहा है टाउन ऑफ जिसका, ठीक है, बाई फ्रेंच आर्मी। मतलब ये फ्रांस की जो आर्मी है यहाँ पर इस टाउन को ऑक्यूपाई करती है, और यहाँ पर एक अपना ये जो पेंटिंग बनाया ट्री ऑफ लिबर्टी बना रहे हैं, ये जो कार्ल कास्पर फ्रिट्ज है इसने यहाँ पर एक्चुअली करा है। ठीक है, अब देखो फ्रेंच सोल्जर, ये जो ये है ना ब्लू वाला, ये फ्रेंच सोल्जर है, रिकॉग्नाइजेबल एज ब्लू। ठीक है, व्हाइट एंड रेड यूनिफॉर्म, ब्लू व्हाइट और रेड यूनिफॉर्म इनकी, हैव बीन पोर्ट्रेड एज ऑपरेसर एज दे सीज ए पीजेंट कार्ट, harass some young women, ठीक है, and force a peasant down to his knees. The plague inflicted affixed by Tree of Liberty carries a German inscription which in translation reads, "Take freedom and equality from us, the model of humanity." This is the sarcastic reference to claim of the French as liberator who oppressed monarchy in the territories that they entered. ठीक है, अब देखो ये एक्चुअली एक कटाक्ष प्रस्तुत कर रहा है कार्ल कास्पर ने, जर्मनी का जो पेंटर था, कि यहाँ पर एक तरफ तो ये बात कर रहे हैं कि हम लिबर्टी लेके आ रहे हैं, ये लाके आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखो यहाँ पर ये गलत काम भी कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये महिलाओं को छेड़ रहे हैं। ठीक है, तो सार्कास्टिक रेफरेंस है कि जो फ्रांस की आर्मी जो क्लेम करती है ना कि सब हम लिबरेटर हैं, ऐसा कुछ लिबरेटर नहीं है, ये लोग भी आकर यहाँ पर हमें तंग कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें यहाँ पर इसने कही थी। ठीक है, तो ये जो सिस्टम चल रहा था अपना, यहाँ पर देखो यही चीज़ लिखी हुई है। फिर देखो इसके आगे की जो बात है ना, इसके अंदर आपके बुक के अंदर एक चीज़ और लिखी हुई है। वो क्या लिखी हुई है कि ये जो न्यू फाउंड फ्रीडम थी, ये जो मज़ा आ रहा था लोगों को, ये धीरे धीरे लोगों को शुरुआत में लोगों को बहुत अच्छा लगा। ठीक है, इनिशियली जो लोगों ने इसका वेलकम किया, लेकिन बस बाद में क्या हुआ कि लोगों ने कहा यार ये तो ठीक है, आप प्रशासनिक चीज़ें तो कर रहे हो, बट पॉलिटिकल फ्रीडम का क्या? अब आपने आज अच्छा काम कर दिया, कल को आप खराब काम करो तो हमारे हाथ में पावर ही नहीं है। तो राइट टू वोट जो था ना, वो लोगों से छीन लिया। किसने? नेपोलियन ने। तो यहाँ पर लोग क्या हुआ, उसके खिलाफ हो गए। ठीक है, लोग जो थे उसके नेपोलियन के खिलाफ हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि यहाँ देखो, चलो ये बात बढ़ते हैं। Initially in some places like Holland, Switzerland, as well as certain cities, Brussels, Milan, Milan, Warsaw, यहाँ पर फ्रेंच आर्मी को वेलकम किया गया। क्यों वेलकम किया गया? कि सब आप जो है लिबर्टी के हार्बिंगर्स हो, आप जो लिबर्टी को देने वाले हो। और बट इनिशियल एंथुसियाज्म, जो इनिशियल मतलब आपने किसी को वेलकम किया, आप बड़े खुश, यार बहुत अच्छे व्यक्ति है। अब आपका जो इनिशियल एंथुसियाज्म था उसको वेलकम करने का, आपको उसकी आदत पता लग गई कि ये तो बहुत बड़ा गंदा आदमी है, तो आपका जो एंथुसियाज्म खत्म हो गया। अब आपका इसको कैसे निकालें ऐसे? तो वही चीज़ फ्रांस की जो आर्मी थी, फ्रेंच जो लोग थे, उनका मतलब उनके लिए जो लोगों का एंथुसियाज्म था फ्रेंच आर्मीज के लिए, वो तुरंत ही दुश्मनी में बदल गया, हॉस्टिलिटी में बदल गया। एज ये चीज़ समझ आ गई लोगों को कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ये लोग कर रहे हैं उसके साथ ये पॉलिटिकल फ्रीडम भी छीन रहे हैं। तो ये जब कोई चीज़ छीन रहे हैं ना, तो यहाँ पर लोगों को दिक्कत आ जाती है। इंक्रीज टैक्सेशन, अब यहाँ पर ये नेपोलियन जो था इसका था कि सब हम पूरे यूरोप को जीतेंगे, हम पूरे यूरोप को मॉडर्नाइज करेंगे, हम पूरे देश को, दुनिया को जीत लेंगे, इसका हमारा राज होगा। तो इसने क्या करा, टैक्स बढ़ा दिए, है ना। बोले यार ये तो गलत काम कर दिया आपने। फिर सेंसरशिप कर दी, मतलब लोग क्या छाप रहे हैं, क्या क्या लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उन सब पे आप नजर रख के बैठे हो। ठीक है, और जबरदस्ती सेना में भर्ती कर रहा हूँ। अब भाई मुझे डॉक्टर बनना है, तुमने कहा सब बंदूक उठा लो। अरे भाई ये क्या बात होती है, मैं तो बनना नहीं चाहता हूँ, मैं तो कर नहीं सकता हूँ चीज़, पर आप जबरदस्ती भर्ती कर रहे हो दूसरे लोग एरिया के लोगों। तो लोगों ने कहा यार ये तो गलत बात हो गई, आपने हमारी फ्रीडम छीन ली। ठीक है, इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप एंड फोर्स कंस्क्रिप्शन इनटू द आर्मीज। सेंसरशिप मतलब क्या होगा कि आप नजर रख रहे हो सब पे कि क्या कर रहा है। ठीक है, जैसे आपके घर वाले आपके मोबाइल में नजर रखते हैं कि बच्चा गलत ट्रैक पर तो नहीं जा रहा, दैट इज कॉल्ड सेंसरशिप। फिर फ्रेंच कॉन्स्क्रिप्शन मतलब फोर्सफुली आप किसी को फ्रांस की आर्मी में जब भर्ती करते हो। तो ये सारे के सारे जो चीज़ थी, इसने क्या करा, ये सारे जो अच्छे काम थे इसको आउटवे कर दिया। मतलब कुछ गंदे काम, आपके 2-3 काम जो खराब हो गए, उसके कारण जितने भी आपने अच्छे काम किए उस पर पानी फिर गया। ठीक है, बात खत्म। तो यहाँ पर फिर जो है, यहाँ पर लोग उसको डिसवेलकम हो गया। फिर यहाँ पर विरोध, नेपोलियन के विरोध होता है, खुद के लोग इसके सपोर्टिव नहीं आते हैं, फिर ये हार जाता है। ठीक है।